हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हिंदी साहित्य हमने पढ़ाना शुरू किया था। और आज मैं जो है आपकी NCERT की वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य शुरू से पढ़ाना शुरू किया था। उसकी 55 क्लासेस मैंने डाल दी थी। और जो मैंने बताया था आधुनिक काल के अंदर गद्य और पद्य हैं, तो गद्य तक हमने बिल्कुल संपूर्ण कर लिया था इन 55 क्लासेस में। और इसमें पद्य के अंदर पद्य को हमने संपूर्ण कर लिया था, जिसके अंदर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति, प्रयोगवाद, यहाँ तक हमने ये सारा पढ़ लिया था। तो दोस्तों, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है गद्य भाग को भी आप पूरा करवा दीजिए। तो गद्य भाग के अंदर मोस्टली तौर पर आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या आता है, कि नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, संस्मरण है, रिपोर्टार्ज है, इस तरीके की जो रचनाएं हैं वो सारी आपके गद्य भाग के अंदर आएंगे। तो आज मेन तौर पर अगर हम देखें, नाटक, कहानी, निबंध और उपन्यास, ये मेन बिंदु हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं नाटक लेकर आई हूँ। और जिस कैंडिडेट के पास अभी इस वीडियो में तो नाटक से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो नाटक की विषय वस्तु पूछी जाती है, मतलब रचना, नाटकों की जो रचनाएं हैं उनके सन हैं, उनको छोड़कर और सभी कुछ आज जो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, इसमें आपका नाटक का टॉपिक जो है काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। एक मैराथन टाइप ही है ये, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बार बार आ रहे थे मेरे पास। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है जिसके पास नाटक की जितनी भी रचनाएं हैं वो है ही नहीं कि कौन सी रचना का प्रकाशन कब हुआ, ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो 133 वीडियो की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज, ये सब मैंने करवा रखे हैं प्रकाशन वर्ष के साथ। तो आप वहाँ से इसे ज़रूर देख लें। बाकी अगर आपने रचनाएं याद कर रखी हैं, उसके बाद जो भी टॉपिक आपका बच गया, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी है वो सारा कंटेंट नाटक का आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। नाट्यगत रमणीय तथ्य, यानी कि नाटक से संबंधित जो भी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम फास्ट रिवीजन करेंगे इसका, क्योंकि इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। और किस किस तरीके के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं या बनने की संभावना होती है, ये सारी बातें भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। तो जल्दी जल्दी इसे पढ़ेंगे, क्योंकि 7-8 पेज की जो है ये वीडियो रहने वाली है। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इसे देखना है, क्योंकि आपने एक मैराथन लेने के लिए कहा था। तो बेटा, मैराथन की जो है लॉन्ग वीडियो मुझसे नहीं बनती हैं, क्योंकि बीच में छोड़नी भी पड़ती हैं। और इतने अकेले एक बंद कमरे के अंदर मुझसे भी भों भों करके ये वीडियो नहीं बनाई जाती इतनी लंबी लंबी। फिर भी मैंने सोचा कि आप सभी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि गद्य पार्ट को भी पूरा करवाइए, तो मैं इसको भी पूरा करवाऊंगी। जो NCERT की कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं, 7th क्लास की भी रह रही है, वो भी मैं साथ साथ डालती रहूँगी। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। बस आप सभी का एक ही फ़र्ज़ है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि अगली वीडियो जो है, चाहे मुझे गर्मी में या पसीने में बैठकर बनानी पड़े, तो भी मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए कल ही बना दूँ। यानी कि आज हम नाटक को संपूर्ण कर लें तो कल हम कहानी कर लें, फिर उपन्यास कर लें, फिर निबंध कर लें। 4 दिन की बात है। और जो छोटे छोटे टॉपिक है वो तो 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों, आप अपने पेन कॉपी लेकर अपने साथ बैठ जाएं। यहाँ से आप नाटक की ये वीडियो देख लें, उसके बाद आपके पास कोई बुक है वो पढ़ें तो पढ़ें, ना पढ़ें तो भी आप ना पढ़ें। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा आपको जोड़ना चाहूँगी पीछे से, कि जैसे कि हिंदी साहित्य के हमारे 4 भाग हैं। एक आदिकाल है, उसके बाद भक्ति काल है, उसके बाद फिर रीति काल है, फिर आधुनिक काल है। अब बात करूं मैं आधुनिक काल की, तो रीति काल तक तो हमने अच्छे से पढ़ा दिया। आधुनिक काल में जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ, 2 धाराओं में हुआ, एक गद्य में और दूसरा पद्य में। तो पद्य वाला पार्ट मैंने पूरा करवा दिया। इसके अंदर भी 6-7 पार्ट थे, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, एक्सेट्रा। ठीक है, और गद्य के अंदर अब हम सारा, ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, इसे भी आज हम शुरुआत कर रहे हैं, और नाटक से ही मैं इसकी शुरुआत कर रही हूँ। तो दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा लिखित नहुस, जो कि इसका प्रकाशन वर्ष 1857 ईस्वी को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, TGT PGT जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर ये प्रश्न आपको रखा हुआ मिलेगा, और प्रश्न जो पेपर में पहले भी पूछा हुआ है।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना है, तो आपको बताना है नहुस को माना है। और नहुस का जो प्रकाशन है 1857 में हुआ। और ये किसने लिखा? हरिश्चंद्र ने अपने पिता यानी कि हरिश्चंद्र के पिताजी ने ही लिखा था, जिसका नाम है गोपाल चंद्र। इसे गिरधर दास भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि आपके पास भी समय कम है। कुछ विद्वान रीवा, आप देखो हर विद्वान ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से माना है हिंदी का प्रथम नाटक। जैसे मेरा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूछे तो इन्होंने नहुस को माना है। इसी प्रकार से कुछ और विद्वान हैं जो रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन, ये भी एक नाटक है, इसको हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। अब ये आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि आनंद रघुनंदन किसकी रचना है और ये विश्वनाथ ने लिखी है और हिंदी की कौन सी विधा की रचना है, तो आपको बताना है नाटक है। भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा, स्वयं का विद्या सुंदर को तीसरा तथा श्रीनिवास दास कृत तप्ता संवरण को हिंदी का चौथा नाटक माना है। ये भी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण जो लेखक हैं उसका शकुंतला जो नाटक है इसको हिंदी का दूसरा, हिंदी का पहला किसको माना है? नहुस को माना है, जो हमने अभी पढ़ा था। दूसरा किसको माना है? लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक को। और विद्या सुंदर जो इन्होंने खुद लिखा है वो तीसरा नाटक माना है। और श्रीनिवास दास का जो तप्ता संवरण है इसे हिंदी का चौथा नाटक माना है। और इनको चौथा किसने माना है? भारतेंदु जी के अनुसार। ये बात याद रखनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतेंदु ने अपने नाटक, अगला पॉइंट है, भारतेंदु ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में, देखो भारतेंदु ने अपने नाटक शीर्षक, ये नाटक क्या है? इस नाम से, नाटक शीर्षक नाम से एक निबंध लिखा भारतेंदु ने। इसमें नवीन नाटकों की रचना के 5 उद्देश्य इन्होंने बताए हैं। मतलब क्या है कि नाटक के क्या उद्देश्य होते हैं, इसमें इन्होंने 5 बिंदु बताए। किसमें बताए? भारतेंदु ने एक निबंध लिखा और निबंध का नाम था नाटक। इसके अंदर उन्होंने नाटक के 5 उद्देश्य बताए। कौन सा? या तो श्रृंगार, या हास्य, या कौतुक, या समाज संस्कार, या देश वत्सलता। एक तो भक्त वत्सलता होती है, एक संतान वत्सलता मतलब देश के प्रति जो प्रेम, समाज संस्कार आप जानते ही हैं, कौतुक जो थोड़े आश्चर्यजनक होते हैं, आश्चर्य वाले होते हैं, हास्य हंसी मजाक वाले, और श्रृंगार रीति और श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, भारतेंदु कृत वैदिक हिंसा न भवती में पाखंडी मांसाहारी पुरोहित शैव और वैष्णव पर व्यंग्य किया गया है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं कि कौन से नाटक की विषय वस्तु क्या है, तो आपको बताना है। जैसे भारतेंदु का वैदिक हिंसा न भवती एक नाटक है, इसमें क्या बताया गया है? जैसे पाखंडी मांसाहारी पुरोहित शैव और वैष्णव पर इन्होंने करारा व्यंग्य किया है। नेक्स्ट नाटक जो है विशस्य विषमोषधम, ये नाटक भी भारतेंदु जी का ही है। और ये इस नाटक का विषय वस्तु क्या है? ये राष्ट्रभक्ति परक नाटक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के ये सब आप रहने दीजिए। ठीक है, मैं वही बातें आपको बताऊंगी जो बातें आपको पढ़नी है। अगला नाटक है प्रेम जोगनी। तो आपने देखो बच्चे क्या करते हैं कि सारे नाटक लिखकर उनकी रचनाएं वो तो आपने याद कर ली होंगी, लेकिन उस नाटकों के अंदर क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, ये आपने अभी तक नहीं जाना होगा। तो उस बात को अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और फटाफट आपका क्विक रिविजन भी हो जाएगा। प्रेम जोगनी में तत्कालीन काशी का निर्भीकता के साथ यथार्थ चित्रण तथा यात्रियों को फंसाने वाले पंडों की धूर्तता प्रदर्शित की गई है। ठीक है, प्रेम जोगनी इस नाटक के अंदर। और जो भारत दुर्दशा नाटक है ये प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा नाटक कौन सी शैली में लिखा, तो आपको इसका आंसर करना है कि वो एक प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, यानी कि इसके जो पात्र हैं वो प्रतीक रूप में लिए गए हैं। इसमें प्रतीकात्मक शैली में भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी विषय वस्तु खूब पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। भारत जननी में देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ उससे मुक्ति के लिए सुधारों की ओर संकेत किया है। भारत जननी कैसी होनी चाहिए, इसमें इस पर प्रकाश डाला है कि देश की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इस नाटक के अंदर दिखाया गया है कि देश की दुर्दशा क्या कर रखी है और उससे मुक्ति के लिए सुधारों की ओर संकेत किया गया है। ये इस नाटक की विषय वस्तु है, भारत जननी नाटक की, ठीक है। तो ये भारतेंदु जी के चल रहे हैं, इस हिसाब से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको लग रहा होगा। ये मेरी ही पढ़ी हुई किताब है जहाँ पर मैंने टिक कर रखे हैं जो मेन बातें हैं, आप देख लेना। नील देवी, ये भी इनका ही नाटक है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दो तरीके के नाटक लिखे, एक मौलिक नाटक लिखे, दूसरे अनुदित नाटक लिखे। जो नील देवी है ऐतिहासिक होने के साथ ही देश प्रेम की अभिनव भावना से ओतप्रोत है। इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। तो नील देवी जो नाटक है इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है, ऐतिहासिक भी है और देश प्रेम की अभिनव भावना से ओतप्रोत भी है। अगला जो नाटक है विद्या सुंदर, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इसमें वर्धमान नगर की राजकुमारी विद्या और कांजीपुर के राजकुमार गुण सिंधु के मिलन, उनके प्रेम, उनके व्याघात और विवाह का इसमें वर्णन किया गया है विद्या सुंदरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है अंधेर नगरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक है। और तो अगला जो नाटक है, अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंधेर नगरी एक प्रहसन है। इसमें अंधेर नगरी चौपट राजा, आपने सुना होगा, ये भी भारतेंदु जी का ही नाटक है। और साथ में ये जो रचनाएं आप देख रहे हैं इन्हें ये भी याद रखना है कि हिंदी विधा की कौन सी रचना है, मतलब ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। इस तरीके का प्रश्न भी टीजीटी एस्टेट में पूछते हैं। अंधेर नगरी एक प्रहसन हास्य व्यंग्य होती है रचना। तो अंधेर नगरी ऐसी है। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें अयोग्य शासक की मूर्खतापूर्ण नीतियों और उनसे उत्पन्न समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो ये इसमें दो तीन बातें आपको याद रखनी है। अंधेर नगरी एक प्रहसन है, रचना के दृष्टिकोण से एक प्रहसन है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। और इसमें जो अयोग्य शासक होता है, राजा होता है, मूर्खतापूर्ण नीतियाँ और उनसे उत्पन्न समस्याओं को इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगला जो नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, और ये जो है मौलिकता के विवाद में, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र की मौलिकता के संबंध में विवाद है। प्राय इसे क्षेमेश्वर ग्रत चंड कौशिक की छाया माना जाता है, किंतु इसका अधिकांश मौलिक है, अतः इसे अर्धमौलिक नाटक कहा जाता है। मतलब ये मैंने बताया ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनुवादित और मौलिक नाटक, दो तरीके के नाटक लिखे थे। तो कुछ इसे मौलिक मानते हैं, कुछ इसे अनुवादिक मानते हैं। तो इस तरीके से दोनों को मिलाकर निचोड़ रूप से इसे अर्धमौलिक नाटक कहा जाता है। आगे आता है दुर्लभ बंधु, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाता है और एस्टेट में भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इनके ये जो नाटक शुरू होंगे ये इनके अनुवादित नाटक हैं। दुर्लभ बंधु भी इनका अनुवादित नाटक है। और किसके नाटक का अनुवाद किया गया है? शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद किया गया है इसमें। दुर्लभ बंधु नाम से लिखा तो नाटक भारतेंदु जी ने है, लेकिन भारतेंदु जी ने अनुवाद किया है किसके नाटक का? शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद किया है। अगला नाटक है मुद्रा राक्षस, में चाणक्य और राक्षस के राजनीतिक दावपेच, नंद का नाश, चंद्रगुप्त का सम्राट होना तथा राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार किया जाना वर्णित है। तो ये इसमें वर्णन किया गया है, इसका विषय वस्तु आपको बता दिया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार मानकर कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की। अब आपसे ये प्रश्न पूछ ले, कवि भारतेंदु नाटक किसकी रचना है? तो आपको बताएं लक्ष्मी नारायण मिश्र की। और इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार मानकर ये नाटक लिखा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ कि रामविलास शर्मा ने जो चंद्रावली नाटक है ये भारतेंदु जी का ही है। तो भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है कि भारतेंदु की आत्मा के बारे में आपको झांकना है तो चंद्रावली नाटक आप पढ़ लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभिनीत मतलब जिसे रंगमंच पर, जिसे स्टेज पर अभिनीत किया गया हो, मतलब स्टेज पर जिसका अभिनय किया गया हो, वो पहला नाटक है जानकी मंगल। और ये किसने लिखा? शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने। इसमें स्वयं भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। ये पॉइंट भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है भारतेंदु ने इस नाटक के अंदर, जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। भारतेंदु की प्रेरणा से काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे किसी भी सभा के बारे में पूछा जा सकता है। भारतेंदु की प्रेरणा से काशी में तो नेशनल थिएटर की स्थापना की गई, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा की स्थापना की गई और कानपुर में हिंदी रंगमंच की, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, मेरे पास भी। लाला श्रीनिवास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी में पाटन के राजकुमार रणधीर और राजकुमारी प्रेम मोहिनी की प्रेम कथा है। और रणधीर प्रेम मोहिनी ये नाटक खूब पूछा जाता है, जैसे मैच करने आते हैं आपस में, तो ये लाला श्रीनिवास की रचना है। और इसमें राजकुमार रणधीर और राजकुमारी प्रेम मोहिनी, इनकी प्रेम कथा है। ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इसको माना जाता है, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक को। तो 2 पेजेस हमारे आराम से बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। 7 पेजेस हैं इसमें। किशोरीलाल गोस्वामी कृत मयंक मंजरी श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। इस नाटक का उद्देश्य सामाजिक सुधार और नारी स्वतंत्रता है। मतलब किशोरीलाल गोस्वामी एक लेखक हैं, इम्पोर्टेंट लेखक हैं, नाटक इनकी इम्पोर्टेंट है। और इनका एक नाटक है मयंक मंजरी, और इसमें श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। जो मयंक मंजरी नाटक है वो, इसमें कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता है। और इस नाटक का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुधार और नारी स्वतंत्रता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाट्य सिद्धांतों के आधार पर नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। जब मैंने एक बार यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, जब यही प्रश्न पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इसने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस नाट्य शास्त्र नामक नाटक रचना में क्या बताया है? नाट्य सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट जो नाटक है जयशंकर प्रसाद, और इनके नाटक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। और इनके नाटक जो है क्रम से लगाने के लिए भी पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन। कब प्रकाशित हुआ? 1910 में। इसमें गीतों का अधिक के वार्तालाप में शायरी और शैली में पारसी नाटकों का प्रभाव है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसका विषय वस्तु आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय में वैदिक काल, अब इनके और भी बहुत से नाटक हैं तो उनके बारे में बताया गया है। जैसे जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है करुणालय। और दोस्तों ये नाटक मैंने बिल्कुल जो रचनाएं हैं ट्रिक से याद करवा रखे हैं। जिस भी बच्चे को याद नहीं होते हैं वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ट्रिक से मैंने रचनाएं याद करवा रखी हैं। जयशंकर प्रसाद के करुणालय में वैदिक काल, आपको पता है हिंदी का इसका जो इतिहास है, हिस्ट्री को भी कई काल में विभाजित किया गया है। तो करुणालय जो नाटक है इसमें वैदिक काल, सज्जन में महाभारत काल, जन्मे जय का नागयज्ञ में उपनिषद काल, और अजातशत्रु में बौद्ध काल, और विशाख में बौद्धों का पतन काल, और चंद्रगुप्त नाटक में यूनानियों का आक्रमण काल, और स्कंदगुप्त में हूण विरोध विद्रोह काल, और प्रायश्चित में जयचंद काल का ऐतिहासिक चित्रण है। कितनी इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं। और ये सारे नाटक हैं करुणालय और सज्जन और अजातशत्रु, विशाख, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और प्रायश्चित, ये सारे नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद के हैं। इनके अंदर किस किस का ऐतिहासिक चित्रण है वो इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है सज्जन, कल्याणी और परिणय और करुणालय। ये 4 जो नाटक हैं इनकी लघु नाट्य कृतियाँ हैं, यानी कि जो 4 नाटक है ये तो छोटे छोटे ही हैं। तथा प्रसाद जी की रचना प्रक्रिया के प्रथम सोपान है। जब इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने जब नाटक लिखने शुरुआत की थी तो वो शुरू के नाटक हैं। इनमें करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये प्रश्न भी TGT स्टेट में पूछा गया था कि करुणालय जो नाटक है वो किस प्रकार का नाटक है, तो आपको बताना है गीति नाट्य है, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। बस वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। रमेश चंद्र शाह ने कामना एल्गोरिकल नाटक को कामायनी का पूर्व राग कहा है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, बस सिर्फ आपको याद रखना है। रमेश चंद्र शाह जो लेखक हैं, इन्होंने जो कामना जो नाटक है उसको कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की है, उसका पूर्व राग कहा है। कामना वैसे भी जयशंकर प्रसाद का ही है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने राज्यश्री को प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है। राज्यश्री जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का, इसको प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है। इस तरीके के पॉइंट याद रखने हैं। आगे है राजश्री नाटक का आधार क्या है। राजश्री नाटक जो है वो जब लिखा गया तो किस बात को आधार मानकर लिखा गया? कल्हण की राज तरंगिणी। कल्हण एक लेखक है जिसने राज तरंगिणी नामक एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को आधार बनाकर नाटक लिखा। जयशंकर प्रसाद ने राजश्री। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना स्कंदगुप्त है। प्रौढ़ मतलब जो सबसे पुरानी और सुसंगठित जो रचना है वो स्कंदगुप्त है। जन्मेजय का नागयज्ञ की पृष्ठभूमि में सन 1926 का सांप्रदायिक दंगा है। जो 1926 के आसपास देश में सांप्रदायिक दंगे फैले थे, उनका वर्णन इन्होंने जन्मेजय का नागयज्ञ में किया गया है। यद्यपि प्रसाद जी ने इसमें दो विरोधी जातियों आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रित किया गया, मतलब दो जातियां थी। यद्यपि प्रसाद जी ने इसमें दो विरोधी जाति आर्य जाति और नाग जाति, इन दोनों का जो संघर्ष आपस में टकरार था, इसका इसमें वर्णन किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी का अगला नाटक है ध्रुव स्वामिनी और अंतिम नाटक है ये प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। इसमें विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत स्थापित कर समाज द्वारा उपेक्षिता भारतीय विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों को मुक्ति का मार्ग चित्रित किया गया है। इसमें ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये बताया गया है कि जो स्त्रियां मान लो विधवा हो जाती हैं, जिसे पति के द्वारा प्रताड़ित यानी कि परेशान किया जाता है, उन नारियों के जो मुक्ति का मतलब उससे वो किस प्रकार से छुटकारा पा सकती हैं, इसका चित्रण इस नाटक में किया गया है। आगे है सेठ गोविंद दास कृत शेरशाह में हिंदू मुस्लिम एकता और मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का इसमें चित्रण किया गया है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेठ गोविंद दास कृत ग्रहण और त्याग में गांधीवाद और साम्यवाद में श्रेष्ठतर कौन है, इस प्रश्न को उठाया गया है। ये इस जो नाटक है सेठ गोविंद दास जी का, इसका विषय वस्तु दी गई है। विषय वस्तु समझते हैं, आप बार बार मैं यही नाम ले रही हूँ। सेठ गोविंद दास ने पाकिस्तान नाटक में विभाजन के उपरांत दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में व्याप्त असंतोष और अविश्वास की भावनाओं का चित्रण किया है। सेठ गोविंद दास ने अफ्रीका में जो कुछ देखा, भारतीयों के संबंध में सुना, उसे आधार बनाकर रूस की कौन सा नाटक लिखा? रूस की निहिलिस्ट कथाओं के विचारों से जोड़कर गरीबी अमीरी नाटक की रचना की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गरीबी अमीरी सेठ गोविंद दास की रचना है ये। हरिकृष्ण प्रेमी कृत, अब अगला कवि आ गया, लेखक आ गया हरिकृष्ण प्रेमी, इसके कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सोपन भंग में शाहजहाँ के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का चित्रण हुआ है। और गोविंद वल्लभ पंत कृत अंगूर की बेटी एक सामाजिक नाटक है। इसमें मद्यपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। देखो, हर नाटक के बारे में आपको पता है तो प्रश्नों को सोल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर नाटक की विषय वस्तु के बारे में आपको पता है तो, क्योंकि हर एक नाटक को पढ़ना और समझना इतना टाइम तो नहीं रहता है। गोविंद वल्लभ पंत कृत राजमुकुट में पन्नाध्याय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण हुआ है। और उसके बाद है सुदर्शन कृत ऑनरेरी मजिस्ट्रेट उत्कृष्ट प्रहसन है। प्रहसन मैंने बताया था जिस प्रकार से अंधेर नगरी था उसी प्रकार से है। इसमें किंचित मात्र अश्लीलता तथा अस्वाभाविकता का समावेश नहीं होने पाया है। ठीक है, अगला जो नाटक है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र के सभी नाटक 3 अंकों के हैं। अब ये आपको बेटा ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इस नाटक में कितने अंक है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के जितने भी नाटक हैं सभी 3-3 अंकों के हैं और अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत सन्यासी में विदेशी शासकों की धोखाधड़ी, गांधी जी के असहयोग, रोलेक्ट एक्ट, पंजाब हत्याकांड आदि से उत्पन्न स्थितियों का चित्रण है। लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत विशेषता की लहरें, ये भी इम्पोर्टेंट नाटक है इनका। नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। कुटिल मतलब एक कुटिल बहुत जो टेढ़ा मेढ़ा जो इंसान का स्वभाव टाइप का है ना,
क्रूर टाइप का जो होता है उसे कहा गया है। तो सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है विशेषता की लहरें नाटक में। अगला आता है अंजू दीदी। ये अश्क जी की सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक है। इसकी केंद्रीय पात्र अंजू दीदी बेहद अनुशासन प्रिय है, किंतु उसका अनुशासन यंत्रवत है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उसके यांत्रिक ढांचे में ढलना अनिवार्य है। वकील साहब दीदी के साँचे में ढल नहीं पाते, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। अंजू का भाई श्रीपत अंजू का यांत्रिकता का विरोध करता है। ठीक है, तो थोड़ी सी देर और रुक के बनाती हूँ, अभी काफ़ी टाइम हो गया है। अगला जो नाटक है वो है छठा बेटा। ये भी अश्क जी का है। तो अश्क जी का पूरा नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, और इन्होंने थोड़े से अश्लीलता टाइप के और इस तरीके के इनके नाटक हैं। अश्क जी ने पिता पुत्र के बदलते हुए संबंधों को चित्रित किया है। इसमें अवकाश प्राप्त पिता को 6 बेटों में से कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है। अवकाश प्राप्त मतलब रिटायरमेंट होने के बाद जो पिता अपने घर आ जाता है, तो 6 बेटों में से कोई भी उसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। अगला जो है नाटक है भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा कृत रुपया तुम्हें खा गया नाटक में धन को सर्वस्व मानने वालों की दुर्दशा का चित्रण हुआ है। मतलब रुपया तुम्हें खा गया, इस नाटक में भगवती चरण वर्मा ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो धन को ही सब कुछ मानते हैं उसकी लास्ट में दुर्दशा किस प्रकार से होती है। वृंदावन लाल वर्मा का जो नाटक है वो सेनापति उदल, जो 1909 में प्रकाशित हुआ। नाटक तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है, अल्लाह उदल नाम की आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी। 2 वीर नेता थे और इनको इस नाटक को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, प्रकाशित नहीं होने दिया, और ये नाटक लिखा था वृंदावन लाल वर्मा ने। आगे विष्णु प्रभाकर के जो नाटक है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि विष्णु प्रभाकर जो हैं ये मनोवैज्ञानिक नाटककारों में आते हैं, और इनका जो डॉक्टर नाम का जो रचना है नाटक है, इसमें विष्णु प्रभाकर का एक सशक्त मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। मतलब मनोवैज्ञानिक भी है और सामाजिक भी है। इसमें इंजीनियर सतीश शर्मा की, देखो मैंने कभी भी पात्र अलग से नहीं रटे थे, जो इस तरीके से मैंने डिटेल पढ़ी थी और उसी के अंदर जो पात्र आए थे, और यही पात्र जो है पेपर में भी पूछे जाते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं, और यहीं से मैंने पात्र जो ध्यान में दिए थे और यहीं से मेरा काम भी चल गया था। पात्र का प्रश्न भी कभी गलत नहीं होता था। तो आपसे पूछे कि सतीश शर्मा कौन से नाटक का पात्र है, तो डॉक्टर का है। विष्णु प्रभाकर का ये नाटक है। इसकी एक परित्यक्ता होती है जिसको वह स्त्री जिसको उसका पति त्याग देता है। इसमें इंजीनियर सतीश शर्मा की परित्यक्ता मधु लक्ष्मी डॉक्टर अनिला शर्मा के नाम से एक नर्सिंग होम का संचालन करती है। इंजीनियर शर्मा की दूसरी पत्नी इसी नर्सिंग होम में इलाज के लिए आती है। डॉक्टर अनिला को जब ज्ञात होता है तो उसके अंदर भावावेश और कर्तव्य का द्वंद्व शुरू होता है। इस नाटक में डॉक्टर अनिला के इसी द्वंद्व का चित्रण किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद अगला पेज है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भीष्म साहनीकृत रंग दे बसंती चोला में जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्र भावना की टकराहट का चित्रण किया गया है। ये नाटक आपसे पूछ ले, रंग दे बसंती चोला, ये नाटक किसने लिखा, तो भीष्म साहनी ने। ठीक है, भीष्म साहनीकृत कबीरा खड़ा बाजार में मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, कई बार पेपर में किसी न किसी तरीके से पूछे जाने वाली रचना है। कबीर साहब के निर्भीक, कबीर आपको पता है एक कवि है, कबीरदास निर्भीक, सत्यान्वेषी, सत्य की खोज करने वाला प्रखर व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक उसर, और ये हंस नामक पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ था। तो भुवनेश्वर प्रसाद का जो लघु नाटक उसर है उसमें आधुनिकता बोध का आरंभ स्वीकार किया गया है कि आधुनिकता किस प्रकार से शुरुआत हुई थी। भुवनेश्वर के दूसरे लघु नाटक तांबे के कीड़े, ये एकांकी में भी आते हैं, भुवनेश्वर के एकांकी में भी हैं। ये को डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। कुछ ही पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, सीधे तौर पे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। नाट्य समालोचक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार माना है। तो ये तो अलग अलग कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे भी जा सकते हैं। असंगत का अर्थ क्या होता है यहाँ पर,
जीवन का निरुद्देश्य, तो जीवन तो निरुद्देश्य हो ही नहीं सकता, जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अर्थहीन होना, असंगत नाटक पारंपरिक नाटकों की तरह कथानक चरमोत्कर्ष के सिद्धांतों को नहीं मानते, इसलिए उनमें आदि मध्य और अंत नहीं होता है। इस प्रकार के जिनमें आदि मध्य और अंत नहीं होता और चरमोत्कर्ष के सिद्धांत नहीं होते, तो ऐसे नाटकों को क्या, जो जीवन को निरुद्देश्य बताते हैं, अर्थहीन बताते हैं, इस प्रकार के नाटक को असंगत नाटक कहा है। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोहन राकेश के 3-4 ही नाटक हैं और सारे इम्पोर्टेंट है। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, उसकी रचना, प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबंधित है। यानी आषाढ़ का एक दिन में सारा महाकवि कालिदास के बारे में ही बताया गया है और ये रचना किसकी है, मोहन राकेश की। मोहन राकेश का दूसरा इम्पोर्टेंट नाटक है लहरों के राजहंस। इसका जो कथानक है अश्वघोष के सौंदर नंद पर आधारित है। नेक्स्ट जो है मोहन राकेश का आधे अधूरे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। में मध्य वर्गीय वैवाहिक, ये इसका यही पूछा जाता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। मोहन राकेश का जो आधे अधूरे नाटक है, इसमें मध्य, ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा पीजीटी में और फाइनल में एमए के, मध्य वर्गीय वैवाहिक जीवन के आर्थिक मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की विडंबनाओं का सफल चित्रण हुआ है। फिर पैर तले की जमीन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मोहन राकेश का एक अधूरा नाटक है जिसे बाद में कमलेश्वर ने इसे पूर्ण किया और प्रकाशित भी करवाया। इसी तरीके से इसका यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत अंधा कुआं में शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार को चित्रित किया गया है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण के नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत मादा कैक्टस में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। मादा कैक्टस के संपर्क में आने पर कैक्टस सूख जाता है, मतलब कैक्टस एक है वो मादा कैक्टस के जब संपर्क में आता है सूख जाता है, किंतु वह नहीं सूखती। इसी प्रकार आप देखो 2 पात्र आ गए हैं इसमें मादा कैक्टस वाले के। इसी प्रकार सुजाता के संपर्क में से अरविंद सूख जाता है, उसे कोई रचनात्मक प्रेरणा नहीं मिलती। वह ऐसी मादा कैक्टस के पास रहना चाहता है जो उसकी विवाहिता न हो। शायद ऐसा करने पर दोनों न सूखें, पर मादा कैक्टस सूख जाती है। आनंदा के फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, तो आनंदा और सुजाता 2 यहाँ से पात्र निकल कर आए हैं। और मादा कैक्टस जो नाटक है वो अन्याय देशिक रचना है। इसकी विधा स्पेनिश नाटककार ग्रेशिया लार्का से मिलती जुलती है। ये पॉइंट्स आप याद रखें तो रख सकते हैं, ठीक है। अभी तो काफ़ी सारे बच रहे, बस 2 ही पेज और हैं। इम्पोर्टेंट नाटक लगभग होने वाले हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कृत 3 आँखों वाली मछली हिंदी का प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहीं से पॉइंट निकल कर आते हैं। तो 3 आँखों वाली मछली ये किस प्रकार का नाटक है, प्रथम और अस्तित्ववादी नाटक है। अस्तित्ववादी नाटकों की रचना स्वातंत्र्योत्तर, मतलब भारत के स्वतंत्र होने के बाद युग की अपनी विशेषता है, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत सुंदर रस में चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया है। सुंदर रस किस में है, चमड़ी में नहीं है, कर्मों में सुंदरता है, ये बताता है सुंदर रस नाटक। फिर अगला है दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विस्पाई, ये गीति नाट्य है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे तो रट लेना, एक तो कल्याणी और एक कंठ विस्पाई, ये गीति नाटक हैं, ठीक है। दक्ष यज्ञ के समय पति के अपमान को देखकर सती के दग्ध होने की कथा पर आधारित। दग्ध होना मतलब वो अग्नि में समाहित हो जाती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी को आलोचकों ने जनवादी नाट्य परंपरा में स्थान दिया है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सारे नाटक इम्पोर्टेंट हैं। बकरी जो नाटक है ये जनवादी नाट्य परंपरा में स्थान दिया है। यह व्यंग्य नाटक है। इसमें लोक प्रचलित नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। इस नाटक के माध्यम से संदेश दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता, व्यवस्था और नेतृत्व तीनों ने आम जनता को छला है। यानी कि जिसने सत्ता में जो नेता आया, जो व्यवस्था की और जिसने भी नेतृत्व संभाला, इन तीनों ने ही आम जनता को क्या किया है, छल कपट किया है। अगला है सुरेंद्र वर्मा कृत, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुरेंद्र वर्मा का भी 1-2 इम्पोर्टेंट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। इम्पोर्टेंट है, नारीत्व की सार्थकता, की स्त्री की सार्थकता किस में है।
सुरेंद्र वर्मा का नाटक है ये, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। सुरेंद्र वर्मा कृत कैद ए हयात में उर्दू के प्रख्यात शायर मिर्ज़ा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है, तो मिर्ज़ा गालिब के जीवन पर ये है। दूसरा है मणि मधुकर, इनके भी प्रश्न वही पूछे जाते हैं। मणि मधुकर कृत इकतारे की आंखें में कबीर के व्यक्तित्व को चित्रित किया गया, इंपॉर्टेंट है। इकतारे की आंखें, तो आप ऐसे याद कर लें कि इकतारा किसको कहा है, यहाँ पर कबीर को कहा है। बस मैं तो ऐसे करती थी, और देखो इसी पर मैंने टिक किया होगा कभी जब इसे पढ़ा होगा। मणि मधुकर कृत रस गंधर्व में वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थितियों की, ये शब्द तो आपको बहुतों में मिल जाएंगे, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। हमीदुल्ला कृत, ये भी आप रहने दें इसे भी। सुशील कुमार सिंह कृत सिंहासन खाली है में राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त विद्यालंकार कृत न्याय की रात नाटक में विभाजन, वैमनस्य, धोखाधड़ी, लोलुपता, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण है। उसके बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस कृत, ये भी लेखक है मुद्रा राक्षस, और योर्स फेथफुली ये इनका नाटक है। इसमें अधिकारी वर्ग की क्रूरता और स्वार्थपरकता को उजागर किया। योर्स फेथफुली इंग्लिश शब्द है, और इंग्लिश के शब्द अधिकारी लोग ही बोलते हैं, इसलिए उनकी क्रूरता और स्वार्थपरता को उजागर किया गया। मैं तो इस तरीके से पढ़ती थी। इसके बाद कोर्ट मार्शल, ये इंपॉर्टेंट है नाटक। स्वदेश दीपक लेखक है, इसका जो नाटक है कोर्ट मार्शल, इसमें दिखाया गया है कि देश की फौज भी वर्ग एवं जाति भेद से ग्रस्त है, यानी कि देश की जो सेना है वह भी, उसमें भी वर्ग भेद चलता है, जाति भेद चलता है। कैप्टन कपूर छोटी जाति के जवान रामचंद्र को घृणापूर्ण व्यवहार द्वारा मानसिक प्रताड़ित करता है। अब यहाँ पर दो पात्र आगे हैं, कैप्टन कपूर और एक जवान है नौजवान रामचंद्र, ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का। इनके ये कैप्टन कपूर जो है रामचंद्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। विवश होकर रामचंद्र उस पर गोली चला देता है, उसका कोर्ट मार्शल होता है, वह मृत्युदंड स्वीकार कर लेता है। फिर फौजी जीवन की सच्चाई कहने वाला ये नाटक संदेश देता है कि वर्तमान व्यवस्था में मानवता, स्वाभिमान और सच्चाई का ही कोर्ट मार्शल होता है। जो आदमी सच बोल देता है उसी को मार दिया जाता है। राजेश जैन कृत, ये कोई खास नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। अब ये देख लो, अब ये जो लेखिका हैं, फीमेल लेखिका, महिला लेखिका, इनका उपन्यास में ज़्यादा नाम है और कहानियों में। तो मृदुला गर्ग कृत दुल्हन एक पहाड़ की रचना एनजे वेल एंडरस के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स के आधार पर की गई है। भाई आजकल नए नए प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो आप इसे भी याद कर लें। और अगला जो लेखक है कुसुम कुमार, इसकी दिल्ली ऊंचा सुनती है, इनका नाटक है। तो मैंने कैसे याद रखता है, कुसुम नाम की बहू हमारे घरों में, उसे ऊंचा सुनता है। मैं सत्ता की विवेक, अब जिसको ऊंचा सुनेगा तो वो क्या ही विवेक से काम लेगा और निष्क्रिय रहेगा, तो इस पर व्यंग्य किया गया है, ठीक है। हिंदी में समस्या नाटक लिखने की प्रेरणा पाश्चात्य, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। यानी कि हिंदी साहित्य में समस्यात्मक नाटक लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई, तो पाश्चात्य से आई। और इसके जो नाटककार थे, पाश्चात्य नाटककार थे इब्सन और बर्नार्ड शॉ से मिली। यूरोप में इब्सन ने 1875 में नाटकों की रचना में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया था। उन्होंने व्यक्ति और समाज के द्वंद्वों का चित्रण बड़ी मार्मिकता, कुशलता और प्रवीणता के साथ किया। याद रखना, इस समस्या नाटक लिखने की प्रेरणा इब्सन और बर्नार्ड शॉ से मिली। बर्नार्ड शॉ ने बौद्धिक एवं समस्या प्रधान नाटकों की रचना की। इंग्लैंड में इनके नाटकों की धूम मची। बर्नार्ड शॉ को 1926 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। उसके बाद 25 मई 1942 को इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, 1953 में संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई। आ जा, हाँ चला लो, अभी आ रही हूँ। उसके बाद है राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के प्रथम। ये सब प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जो काम की चीज़ें वो पढ़ते हैं। तो ये तो छोड़े नहीं, जो अपने हिंदी साहित्य के लेखक हैं। नेमिचंद्र जैन, ये भी छोड़ दे आप, ये सब छोड़े यहाँ से। उसके बाद बस ये हैं, और ये हैं महत्वपूर्ण कथन। मेरे को एक ये मैं शायद इनके ना आपको दूसरी वीडियो दे दूँगी, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे कथन हैं, तो इनकी एक वीडियो मैं आपको और बना दूँगी। अब ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है और आपके लिए पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
तो धन्यवाद दोस्तों, इतनी गर्मी में इतनी लॉन्ग वीडियो पहली बार मैं बना रही हूँ, और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बस आजकल एस्टेट नज़दीक है और इतना इंटरेस्ट आप लोग दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, इसीलिए वीडियोस भी कम बन रही हैं। अच्छा, तो साथ में जो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें, और इस पर भी मैं ये सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, और जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो भी, ठीक है। धन्यवाद।